बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरस टीवी में हमारी जेद नाज़रीन हमीदुल्लाह चौधरी साहब हमारे साथ हैं आज। जी चौधरी साहब, आज क्या है जनाब, एम अहमद पे मैंने सोचा कोई बात की जाए। जी, मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद जो मरूफ हैं एम अहमद के नाम से, जी उनकी बड़ी मिली खिदमत है बिल्कुल। और उसके लिए तो एक लंबा वक्त दरकार है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो इस प्रोग्राम के हिसाब से मैं नाजरीन और कारीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान बन रहा था जी तो एम अहमद साहब जो थे वो सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक। और उस वक्त 14 वैगनें थी रेलवे की, अच्छा। जिनमें वहाँ पे मेडिकल का बहुत बड़ा सामान पड़ा था। चूँकि वो जब पाकिस्तान बन रहा था तो बहुत सारी वो मार कुटाई हुई और कत्ल गारत हुई और बहुत सारे लोगों के अज़ा काटे गए, तो उनके लिए एक मेडिकल का बहुत बड़ा सामान था। तो एम अहमद साहब कहते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो मुझे पैगाम मिला कि एक आदमी मुझसे मिलना चाहता है, तो वो अंदर नहीं आ सकता। अच्छा। तो आप बाहर आ जाए, आप बाहर आके मिले। जी। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा वो मजदूर है। उसने मुझे बताया कि लेडी माउंटबेटन जो रेड क्रॉस की चेयरमैन थी जी, उसने हुक्म दिया है कि ये जो 14 वैगनें भरी हुई हैं उस मेडिकल इक्विपमेंट से जी, ये हिंदुस्तान को भेज दी जाए। अच्छा। तो वो कहते हैं कि मैं उस वक्त मैंने जो स्टेशन मास्टर था उसको फ़ोन किया जी कि मैं तुम्हें डीसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से हुक्म देता हूँ कि वो 14 वैगनें जिन्हें लेडी माउंटबेटन लोड करवा कर इंडिया भिजवाने का ऑर्डर दे चुकी हैं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन से हिलेंगी नहीं। अच्छा। उसने फिर मेरे हुक्म पर अमल भी किया। बाद में मुझे एक जर्नैल का फोन आया था जी कि तुमने लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि इस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, लेडी माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन के अहकामात का पाबंद नहीं हूँ। बहुत खूब। और वो कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि वो सामान जो है अल्लाह के फजल से बच गया, और अगर मुझे बर वक्त इतला ना मिलती तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होना था, जिससे पाकिस्तान जो है वो बच गया। और ये देखें, यहाँ से आप गौर करें कि अहमदी कितने मुहिब्बे वतन हैं और अमानत का किस तरह हक अदा करते हैं। फिर मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद, आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्त था कि उनके वो साइन नोटों पे भी चलते, नोटों पे मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद लिखा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया है जी, और उस बजट को भी पेश करते हुए मेरे पास बहुत सारे अखबारात के ऐसे हवाले हैं जिन्होंने उसको बहुत सराहा है। जी, पाकिस्तान टाइम्स है, उसने लिखा कि इतवार को अवाम का मूड इससे मुख्तलिफ था जो अमूमन बजट के बाद हुआ करता है, लेकिन जो बजट पेश किया गया वो बहुत ही काबिल सताइश है। फिर बरसगीर के एक मारूफ साफ़ी मियाँ मोहम्मद शफी थे, जिनको मीम सिंह के नाम से लोग जानते हैं और मीम सिंह की डायरी के मौजू पर वो लिखते रहे हैं। उन्होंने भी लिखा कि सदर के इक़्तिसादी मुशीर जनाब एम अहमद ने रावलपिंडी में अपनी बजट तकरीर का आगाज बिस्मिल्लाह पढ़कर किया है, जो अखबारात गोल कर गए हैं। अच्छा। यानी आज की तरह वहाँ भी ऐसे मुतसब थे, तो उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया जी। और उन्होंने फिर अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा बजट जो है वो पेश किया है। जनाब अहमद ने एक गैरतमंद मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से इस चैलेंज को भी कबूल करने का अज़्म किया है कि जो मुल्की बैरूनी मुल्कों की तरफ से मशरूत माली इमदाद की शक्ल में पाकिस्तान के सर पर तलवार की तरह लटक रहा है, एम अहमद का ये ऐलान पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर बम बनकर गिरेगा। तो फिर नुआए वक्त ने भी उस बजट की जो है वो मुबारकबाद पेश की है कि 26 जून को आज जब एम अहमद ने अपनी बजट तकरीर ख़त्म की तो तकरीब में मौजूद मुतअद्दिद सरकर्दा संतकारों और बनकारों ने एक अच्छा बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश की
ये तकरीब हस्ब साबिक नहायत सादा थी जी। तो इस तरह फिर एक और अजीमुशान खिदमत है जो आपने पाकिस्तान की है कि अमेरिकन सेनेटर ब्राउन ने प्रेस तरमीम के खात्मे के लिए जो तरमीम पेश की थी जी, तो उसके बारे में भी फिर MMM उस वक्त चूँकि वर्ल्ड बैंक पे थे जी, तो उन्होंने इनसे रब्ता किया और इनसे कहा कि आप हमारी मदद करें। तो उसमें भी फिर MMM ने अपने जो तल्लुकात थे वो इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के हक में फिर उस तरमीम को जो था वो रुकवाया था जी। फिर MMM साहब ये भी कहते हैं कि हमारे दिल में, हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वाह। तो बाकी उनका जो कुछ भी हमारे साथ होता है, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि बहरहाल हम जहाँ भी हों जी, हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हम जहाँ भी हों अपने वतन की खिदमत करते रहेंगे, गलत फहमियाँ बिल आखिर दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। ये बात आपने जो हफ्ते रोज़ा हुर्मत है जी, उसके एडिटर थे जाहिद मलिक साहब जी, उनको इंटरव्यू देते हुए, बहुत मेरे पास वो किताब है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और फिर जो 1971-72 का बजट है जी, मकसद मैं उस वक्त पाकिस्तानी अफसोस पेशावर में था, मुझे याद है मैंने ड्यूटी पे, हमारे पास रेडियो की सहूलत होती थी, वो खुद सुना था ठीक। और उस पर भी फिर बड़ी तारीफ हुई और बहुत ही मतवाज़न, हकीकत पसंदाना और एक खुददार कौम के शायान शान बजट जो है वो करार दिया गया। और ये रोज़नामा मशरक जो है उसने ये बयान दिया है जी। और फिर इसी तरह नवाए वक्त ने भी 27 जून 1971 के अशात में इसे हकीकत पसंदाना बजट करार दिया और कहा कि चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं और इक़्तिसादी लिहाज से भी उसका असर है, लेकिन जो बजट पेश किया है ये बड़ा ही खुशगवार बजट है जी। तो इस तरह फिर आपके मुतल्लिक़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और बात मैं जी प्लीज़ क़ारीन की खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत पेश करना चाहता हूँ। ये बड़ी अज़ीमुश्शान बात है जी कि फील्ड मार्शल अयूब खान, वो उन्होंने मियाँ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब से, मियाँ महमद से कहा जी, अयूब खान के ये अल्फाज है, वो कहता है कि मुझे याद है एक दफ़ा मियाँ साहब बता रहे हैं जी, कि फील्ड मार्शल अयूब खान मुझे कहने लगे कि अगर कोई शख्स चीख कर 100 दफ़ा भी ये कहे कि ये जो अहमदी हैं ये मुल्क के ख़िलाफ़ है तो मैं इस पर एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं करूँगा। क्या बात। कहने लगे कि 1965, अयूब खान कहने लगे कि 1965 की जंग के दौरान मैंने एक बहुत ही ख़तरनाक मिशन पर भेजने के लिए 10 आदमियों को बुलाया। अच्छा। और उन्हें कहा कि जिस मिशन पर आपको भेजा जा रहा है वो इतना ख़तरनाक है कि उसमें जिंदा बचकर वापस आने का अमकान सिर्फ 10% है। अच्छा। जबकि 90% अमकान यही है कि आप वापस नहीं आएंगे जी। तो अयूब खान कहता है जो पहला आदमी जिसने असबात में अपना फौरन हाथ उठा दिया था वो अहमदी था। सुभान अल्लाह। तो मियाँ साहब ने पूछा, MMM ने पूछा उनसे वो कौन थे, वो साहब कौन थे जी। तो अयूब खान ने बताया कि मुनीब उनका उस शख्स का नाम था, वो पायलट था। अच्छा। तो कहने लगे अयूब खान कि ऐसी सूरत हाल में मैं कैसे यकीन कर लूँ कि अहमदी मुल्क के दुश्मन हैं। तो ये अल्लाह ताला के फज़ल से जमात अहमदिया की मिली खिदमात हैं और अल्लाह ताला ने अहमदियों को अपने मुल्क की जो खिदमत करने का एक बुलंद हौसला अता फरमाया है। बिल्कुल। बेशक हमारे साथ जिस किस्म का भी सलूक होता रहे लेकिन कोई अहमदी ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। बजाय इसके, बावजूद इसके कि हमें गैर मुस्लिम करार दे दिया है, बावजूद इसके कि मुल्क में हमारे साथ बहुत ही नफरत का सलूक होता है, लेकिन ये है कि कोई अहमदी आज तक किसी अहमदी का ऐसा नाम नहीं आप ले सकते जिसने मुल्क से गद्दारी की हो या बेवफाई, एक नाम भी कोई शख्स कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, ये अहमदियों में नहीं मिलेंगे लेकिन जो अहमदी नहीं उनमें बेशुमार मिल जाएंगे। बेशुमार है। आजकल आप देख लें मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह मांगे दोल वो बातें कर रहे हैं और जरा शर्म नहीं आती और बाहर आके करते हैं। और शर्म नहीं आती कि उन्होंने
हलफ उठाया है, सीक्रेट एक्ट जो है उस पर साइन किए हैं जी कि मैं मुल्की मफाद के खिलाफ बात नहीं करूंगा। इसके बावजूद अपना हक तोड़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फराड भी करते हैं, मुल्की दौलत पामाल भी करते हैं और फिर मुल्क से फरार भी हो जाते हैं, बीमारी के भी झूठे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। बिल्कुल। ये नाज़रीन बातें बताने का आज मकसद ये है कि हमारे जितने भी माशाल्लाह एमडी हैं वो ना तो कोई चक्कर देते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं मुल्क से बाहर जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा। ये आप लोगों को ये सब कुछ नसीब हुआ है। एक फजल रहमान साहब हैं, वो भी आजकल लाने जंग उन्होंने भी शुरू किया हुआ, आपने सुना होगा। हाँ जी, उनका तो वैसे कोई किरदार नहीं है। नहीं किरदार नहीं, लेकिन लोगों को तो इंतशार में मुलव्वस करते हैं। हाँ जी, वो काम ही यही है और कोई काम नहीं। अल्लामा इकबाल ने तो आज से बहुत अरसा पहले कह दिया था, दीने मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। बिल्कुल। और फिर उन्होंने एक जगह और भी अपने एक शेर में कहा है कि मजाहिद की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और। बिल्कुल। तो ये तो मुल्ला की अज़ां देने वाले लोग हैं। अच्छा चर्चा क्या है? और ये एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ जी प्लीज। जनरल याह्या खान साहब का। अच्छा। जनरल याह्या खान साहब के दौर में भी एम एम साहब को एक वजीर का दर्जा हासिल था जी। और फिर उन सदर मुमलिकत के साथ आपका बड़ा और आपके के साथ मशरे भी होते थे और सारा बातें भी वो मानते भी थे। तो जब जनरल याह्या खान बैरूनी ममालिक जाते थे दौरों पे तो कायम मकाम सदर एम को बना के जाते। अच्छा। जो लिफ्ट में वो चाकू मारने का वाकया असलम कुरैशी ने किया है जी। उस वक्त जनरल याह्या बाहर थे और एम जा रहे थे दफ्तर लिफ्ट में तो कुरैशी ने असलम कुरैशी ने चाकू आपको बहरहाल वो पकड़ा गया और बाखरियत बच गए। और याह्या खान जब वापस आया दौरे थे तो सीधा जाके CMH में उसने एम की खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसके बाद 1978 में याह्या खान को फालिज हो गया था जी और वो फिर अमेरिका गए और सीधे वाशिंगटन में एम के घर गए। अच्छा। उनकी बेगम उनका बेटा भी उनके साथ था और 2 माह तक वहां रहे। अच्छा। मियां मुजफ्फर अहमद ने एम ने उनको दाखिल कराया, उनके इलाज की सूरतें मुयसर की। पाकिस्तानी बच्ची घर में था, फिर पाकिस्तानी ड्राइवर भी था, वो सारे इनकी खिदमत करते रहे और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई और बड़े आराम के साथ वो। तो जब वो वापस आ रहे थे जी तो एम अहमद की जो बेगम थी साहबजादी अमतल क़यूम साहबा, वो भी साबिक सदर की बेगम के साथ एयरपोर्ट पर अलविदा करने के लिए आई थी। अच्छा। और जब वो अलविदा होने लगी तो बेगम सदर याह्या खान ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की कि या अल्लाह मुजफ्फर काफिर है तो सारी दुनिया को इस जैसा काफिर बना दे। हमारे साथ मियाँ साहब को अब कोई गर्ज नहीं हो सकती, मगर जिस वफाशारी और बुलंद अखलाकी के तहत उन्होंने हमारी हर तरह खबरगिरी की है, दुनिया के पर्दे पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो इतनी खिदमत कर सके। क्या बात। और वो रो रही थी। अच्छा। और बेहद ममनूनियत का इजहार किया जी और बड़ा जोर देकर उन्होंने इसका जिक्र किया है। फिर याह्या खान जो थे वो उन्होंने मियाँ साहब के घर में फ़ोटो भी खिंचवाई थी। अच्छा। और मियाँ साहब कहते हैं कि मैंने फिर वो हमारे घर में जो फ़ोटो थी उनके कहने पर ही खींची थी, वो पाकिस्तान में भेजी थी जी। लेकिन एक फ़ोटो ऐसी थी जिसकी बैकग्राउंड में बानिए अहमदियत हज़रत मसीह मौला अस्सलाम की फ़ोटो थी। माशाअल्लाह। तो वो मैंने नहीं भेजी। अच्छा। कि याह्या खान ये तसव्वुर ना करे कि मैं उसको कोई तबलीग कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ है। तो कहते हैं जब फ़ोटो भेज दी गई तो फिर उन्होंने मुझे इसरार से कहा कि मुझे वो फ़ोटो भी भेजें। अच्छा। जिसके पीछे बड़े मिर्जा साहब के तस्वीर है। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने उनको फिर वो जो फ़ोटो है वो भेज दी। तो अब आप देखें कि आज का माहौल जो है वो कैसा। फिर ये है कि जो एम अहमद थे वो ये नहीं कि वो बड़े आदमी थे, बड़े अफसर थे और किसी की वो ताज़ीम नहीं करते थे, बल्कि ये है कि वो उनके मतलब ये है कि हमारे कोई अहमदी थे जतोई वो थे और वो जब मिलने के लिए गए जी तो बहुत दुनिया पड़ी थी, बेशुमार लोग मियाँ साहब को मिलने के लिए इंतज़ार में थे जी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने नाम जब लिखा तो उसके साथ मैंने आगे अहमदी लिख दिया। अच्छा।
तो जब मैंने अहमदी लिख दिया तो एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि आप आए इधर पिछले दरवाजे से अंदर आ जाएं जी। तो जब वो हम उधर से, उनका नाम था हाजी मोहम्मद मूसा जी। हाजी मोहम्मद मूसा खान, आगे उन्होंने अहमदी लिख दिया। अच्छा। तो वो कहते हैं कि एक आदमी आया और मुलाजिम ने आकर आप दूसरी साइड वाले दरवाजे से अंदर आए। उन्हें दरवाज़ा खोला, अंदर बुलाया, एक नौजवान ने अस्सलाम वालेकुम ली, उनको बिठाया, नाश्ते का पूछा और खुद ही जाके वो नाश्ता ले आए। अच्छा। जब ले आए और खाने पीने का सामान भी उनके सामने रखा, तो जब वो खाने पीने से फारिग हुए तो हाजी मोहम्मद मूसा साहब जो थे उन्होंने, उनको पता नहीं था, मियां मुजफ्फर अहमद से कभी मुलाकात नहीं हुई थी मोहम्मद से जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर कहाँ है, उनसे मिलना है। अच्छा। तो मियां अहमद उधर ही थे, वो नौजवान जो था जी, वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे कि डिप्टी कमिश्नर तो मैं ही हूँ। अच्छा। आपने पता नहीं किस डिप्टी कमिश्नर से मिलना है। ठीक है। तो मतलब है इतनी सादा तबीयत और एक अहमदी के लिए इतने जज्बात थे। बल्कि हमारे इरफान खान साहब हैं, वो जाते रहे इस्लामाबाद में, एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि मियां मुजफ्फर के घर में सेंटर था नमाज का जी, और हर रोज़ वो नमाज जब पढ़ने आते थे तो सबसे पहले आते हुए वो नज़र डालते थे कि कोई नावाकिफ आदमी तो नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। अच्छा। और अगर कोई उधर होता था तो फिर नमाज के बाद उसको पूछते तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, को खाने पीने का पूछते, उसका पूरी हमदर्दी करते और ये सारा कुछ करते। मेरी भी एक मुलाकात है मियां मोहम्मद से एक जलसे पर। मैं उन दिनों बेरोजगार था, जलसा खत्म हो गया। अच्छा। और जलसे के अगले दिन आपको पता है गोल बाजार में मॉडर्न स्टोर होता था, एमडीए मॉडर्न स्टोर, उसके सामने मियां साहब आए, अकेले ही थे हमारे। तो मियां साहब आए तो मैं उनसे मिला। अच्छा। मैंने मियां साहब से सलाम अलैकुम ली और मैंने कहा मियां साहब मेरा आप पर एक हक है जी। तो मेरी तो कोई वाकफियत नहीं थी कोई। तो मियां साहब ना थोड़े से हैरान हुए, मुझे पूछने गए बताएं आपका क्या मुझ पे हक है। तो मैंने कहा मियां साहब मैं बेरोजगार हूँ, मैं आपका अहमदी भाई हूँ, तो मुझे मुलाजमत की जरूरत है। तो अहमद कहने लगे कि भाई बात सुनो, तुम मुझे जलसे के दिनों में क्यों नहीं मिले। अच्छा। आप मुझे जलसे के दिनों में मिलते, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैं आपका बाजू किसी के हाथ में पकड़ा देता ताकि आपकी मुलाजमत का कोई इंतजाम हो जाता जी। तो बहरहाल ये एक शफकत भरा उनका वाकया मेरे साथ जी। बहुत शुक्रिया चचा, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके के साथ बताया अहमद साहब के बारे में। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बताने का मकसद ये है कि माशाल्लाह जब तक अहमदी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे, मुहिब वतन भी रहे, दयानतदार भी रहे और पाकिस्तान की हालत भी काफ़ी बेहतर थी। मैं बिल्कुल दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोगों ने सिस्टम को चेंज किया, दयानतदार लोगों को साइड पे कर दिया, ऐसे कवानीन बनाए जिससे अहमदी मुतासर हुए। खुद आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान की हालत चलेगी, पाकिस्तान की अवाम की हालत किस तरफ जा रही है। चल साहब का शुक्रिया। नाज़रीन, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। जुड़ जाए 9 ब्रदर्स टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।